बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हो चुका है। वो कौन सा सुप्रीम लीडर है जो अब ईरान की भागदौड़ को संभालेगा, इससे ईरान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? अभी तक जंगी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें ये जंग कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? ईरान ने कितने नुकसानात किए हैं, किन मकामात पर हमले किए हैं? इसराइल और अमरीका की जानिब से नाज़रीन क्या स्ट्रैटेजी मुस्तकबिल में अपनाई जाएगी? और बहुत से हमारे ज़हनों में सवाल है। उन तमाम तर सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बड़े हमारे एक नौजवान सहाफ़ी भी हैं और बैनुल अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र भी रखते हैं, स्पेशली मशरिक़ वस्ता की मोहम्मद सलीम। अस्सलाम वालेकुम सलीम। वालेकुम सलाम। थैंक यू जवाद भाई फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा सलीम, ये मुज्तबा खामनाई, आयतुल्लाह अली खामनाई जो सुप्रीम लीडर थे शहीद, उनके साहिबजादे अब ईरान की भाग दौड़ संभालेंगे। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ईरान, और इस जंग के तनाजुर में आप मुज्तबा खामनाई की क़यादत को कैसे देखते हैं? वेल जवाद भाई, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि देखिए, तारीख में वो कौमें सस्टेन करती हैं या जिनकी लॉन्जेस्टिविटी एक बहुत प्राइम पे जाती है, उनकी अपनी एक सिविलाइजेशन होती है। तो ईरानियन सिविलाइजेशन एक ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पुरानी है और वो उसको डिफेंड करेंगे और करते आए हैं। एक तो लॉन्ग तारीख है, एक हिस्ट्री जो है उसका कोई मतलब एंड नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। रही बात दूसरी, आयतुल्लाह साहब जो थे, उन्होंने एक जिस हिसाब से जिस कंडीशन में ईरान को जब संभाला था, जब वो सुप्रीम लीडर बने थे, उससे पहले के थोड़े आप अगर बैकड्रॉप को असेस करिए तो उसमें क्या था कि ईरान और इराक की जो वॉर थी वो आई थिंक इनरोल थी तब, और तब वो 17 या 20 साल के थे जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने बहुत सी चीजें देखी हैं। जैसे ईरान इराक वॉर थी, उसमें एक बटालियन को वो लीड कर रहे थे और उन्हीं के बैचमेट जो कमांडर थे बाद में अभी आईआरजीसी में सर्व कर रहे हैं। तो मुज्तबा जो है खमीनी साहब, वो अपने वालिद साहब के साथ इंगेज थे और उन्हीं के अच्छा, ये भी कहा जाता था कि सुप्रीम लीडर तक रसाई जो पॉसिबिलिटी थी वो इस डोर के थ्रू ही पॉसिबल थी, मुश्तबा खामिनी के थ्रू, उनके साहिबजादे के थ्रू ही होकर जितनी भी मुलाकातें थी वो सुप्रीम लीडर तक जाती थी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अभी मुश्तबा खामनाई वो सुप्रीम लीडर तो बन गए हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स सुप्रीम लीडर बने जिसने अमरीकी और इसराइली हमलों में अपने बाप को खोया है, अपनी बीवी को खोया है, अपनी माँ को खोया है। तो फिर आप कैसे देखते हैं कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो नजर नहीं आ रही इस लीडरशिप में? पहले हम थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन कर सकते थे आयतुल्लाह अली खामनाई से, इस लीडरशिप के हवाले से आप क्या देखते हैं? वेल जवाद भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो कोई अग्रेसिव लीडर नहीं है। वो क्योंकि पहले भी लीडिंग रोल में रहे हैं, उनको दरबान कहा जाता था। खमीनी साहब का दरबान इन सेंस के किसी और की वहां तक एक्सेस नहीं थी जहां तक मुश्तबा खामनाई की उनकी एक्सेस है। तो जो उन्होंने लीडरशिप सीखी है और जो आई थिंक जो उनके पहले उस्ताद थे उनको मिसबा याजदी कहते हैं, और वहां से उनके स्कूल ऑफ थॉट से वो बिल्डअप हुए और अपने वालिद साहब के साथ सर्व किया। पर रही बात दूसरी, 90 मिलियन लोग हैं, वो 9 करोड़ लोग हैं और सबके इमोशंस राइट ऑन द वर्ड्स हैं। एग्जैक्टली। और अभी की अगर सिचुएशन की बात की जाए, वो 9 करोड़ लोग, अभी कल रिसेंटली जो हमें फुटेजेस मौसूल हो रही थी, वो जो वालिदैन है वो अपने बच्चों को चूम कर जंग के लिए भेज रहे थे। अच्छा, अभी इस मौके पर ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि ईरान के अंदर अमेरिका अपनी जमीनी फौज भेज सकता है। ऑल्दो इस बात को डिनाई किया गया है कि हम अभी अमेरिकी फौज अपनी नहीं भेजेंगे, ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे देखने में आई है। लेकिन आप क्या समझते हैं, जमीनी फौज भेजेगा अमेरिका या नहीं भेजेगा? और अगर भेजता है तो फिर उनका अंजाम क्या होगा? क्या वो कोई कार्रवाई कर पाएंगे या अपने मकासद हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? जवाब भी 8 या 10वां राउंड था आई बिलीव आज जो ईरान ने तल अबीब की तरफ अपने मिसाइल्स का जो है वो फायर किया है। ईरान ऑलरेडी विक्टोरियस जोन में है, जितने उनके पास सर्वाइविंग ऑप्शंस थे उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, और ईरान चाहेगा इस वार को जितना मैं लंबा ड्रैग कर सकता हूं मैं करूं, और यही अमेरिका की हार है। अब उसमें इसको ब्रेक डाउन ऐसे करते हैं। वेनेजुएला को इमेजिन किया, इनकी जो यूएस जो भी इस्टेब्लिशमेंट है या उनकी जो डिसीजन मेकिंग क्लास है, जितने आई थिंक मार्को रूबियो और जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो पीटर हेग्सेथ आई थिंक, तो इन सब ने जैसे भी पुश किया होगा कि यार हम वेनेजुएला की तरह जाएंगे एंड वी विल कंकर, और हम वापस आ जाएंगे। तो इतनी आसान वॉर थी नहीं। 4 घंटों का कह रहे थे कि 4 घंटे आएंगे, कार्रवाई करेंगे, चलेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल? और जहां तक जियोग्राफिकल लैंडस्केप का ताल्लुक है, पूरा एक आप वेस्टर्न यूरोप,
जितना उसके पास टोटल होलसम जो रीजन है या एक जियोग्राफिकल एरिया है, ईरान अकेले के पास उतना है। एग्जैक्टली। आप कैसे ऐसे आएंगे और 32 उनके रीजन्स हैं, उसको आप कैसे ऑक्युपाई कर लेंगे? और दूसरा, ईरान तो चाहता है, उसने 1980s के बावनवर्ड अपने आप को प्रिपेयर इस लॉन्ग वॉर के लिए किया कि आप आए, करें बिस्मिल्लाह। अच्छा, We will see. आपकी इस बात से मुझे रिमाइंड हो रहा है कि जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास इराक्ची, व्हाट ही वाज सेइंग एट दैट मोमेंट, इस मोमेंट के ऊपर जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या अमेरिकी इन्वेजन का आपको डर है, खौफ है, तो जो आपने भी बात की, सेम थिंग ही सेड, उन्होंने कहा कि आई एम वेटिंग फॉर देम, वी आर वेटिंग फॉर देम। Well, एक absolutely. मर्तबा आए तो ठीक है, हम उनको कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है। तो जब एक कौम कन्फ्रंट करने के लिए, डिस्पाइट के उनकी मिलिट्री का कोई मैच नहीं है, डिस्पाइट के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का कोई मैच नहीं है, लेकिन वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है, तो आप तसव्वुर करेंगे फिर अमेरिका अगर बेचता है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी गलती होगी अमेरिका की। अमेरिका तो एक इतना मैसिव ब्लंडर करना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, और जो उनका जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक है यूएस का, वो भी कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। उसमें दो तीन चीजें, अभी आप अब्बास अराक्ची साहब को कोट कर रहे थे, उन्होंने तो ये कल कहा है, जब कहीं ना कहीं जंग अपना डायरेक्शन ले चुकी है, जंग अपना रास्ता बना चुकी है, क्योंकि ये बाय चॉइस वॉर थे यूएस के लिए, यूएस को ये नहीं करना चाहिए था। तो ये को फोर्सफुली आपको ईरान ने नहीं की। अब दूसरे दिन अली लारजानी साहब जो बहुत करीब थे आयतुल्लाह खामनेई साहब के, तो उन्होंने भी तब कहा था कि इट्स एन ओवर, हमारे पास खोने को क्या है। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम ये है कि आप किसी से उनका हेड ऑफ स्टेट छीन ले, और सबसे बड़ी चीज, आप ये कोई इंटरनेशनल सिस्टम को बदमाशी कल्चर नहीं आप आए एंड यू जस्ट एब्रोगेट एवरीथिंग दैट यू वांट टू। अब देखो, इंटरनेशनल लॉ को आपने वायलेट किया, अब पूरी दुनिया में ये क्या आप रस्म सेट करने जा रहे हैं कि किसी भी प्रेसिडेंट को आप कहीं भी इंटेलिजेंस शेयरिंग किसी के साथ करके आए और आप उड़ा दे। तो ऐसा जो यूनाइटेड स्टेट सिस्टम बिल्ड करना, और इसने इराक को और ईरान को बहुत यूनाइट किया है। जो उनकी इंटरनल यूनिटी थी, कहीं ना कहीं ये रिजीम चेंज अपने बैकड्रॉप पे सोच रहे थे, तो उसको इन्होंने इकट्ठा किया है ट्रंप ने। आई थिंक ये मैडनेस की पॉलिसी जो है वो मेरा ख्याल है कि इस तरफ नहीं लेके जाएगी। गल्फ कंट्रीज के रोल की भी मैं बात करना चाहूंगा। गल्फ कंट्रीज के अंदर अब आप देख रहे हैं कि ईरान ने वहां पर अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। अभी आप बनाए हरमस के अंदर सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम है, कोई जहाज वहां से गुजर नहीं सकता एक्सेप्ट चाइना के कुछ जहाजों को गुजरने की जो है वो इजाजत दी जा रही है। इम्पैक्ट भी पड़ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी पर, पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो आपको पता है किस तरीके से है। अब पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज या फिर ईरान के साथ खड़ा होगा। अब ये न्यूट्रल वाली पॉलिसी हमें वो नहीं दिखाई दे रही, कभी ना कभी तो स्टैंड कहीं ना कहीं पर लेना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ स्टैंड लेते हैं, आपको क्या लगता है आउटकम्स क्या होंगे? और अगर पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज के साथ स्टैंड लेता है तो आउटकम्स क्या होंगे? पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो वॉर ईरान लड़ रहा है, ये इस रीजन की डायरेक्शन क्लियर कर देगी कि ये किस तरफ चीजें जाती हैं। दूसरा, रही बात जो गल्फ स्टेट्स थी, क्योंकि ये सिक्योरिटी जो नेट था इसके ऊपर, जिसका ये बड़ा प्राउडली अपने आप को ओन करते थे कि यूएस हमें दे रहा है, उसकी मिलिट्री बेसिस हैं, उसके जो ऊपर सिस्टम इंटरसेप्टर सिस्टम इंस्टॉल थे वो थर्ड था, उसके बाद आई थिंक पैट्रियट था। एग्जैक्टली, वैसे वो सारे नाकाम हो गए। जैसा किया उन्होंने, और वहां अल मवाक़िफ़, आई थिंक उनकी अल मवाफ़िक एयरबेस है जो, और उनकी जो नेवल एयरबेस की फ्लीट थी, फ्लीट 5 एग्जैक्टली बहरीन में। अब देखिए, वहां तो वीडियोस भी देखी जा सकती हैं कि उसने जिस तरह से, सबसे पहले चाहिए कि अरबों की भी आंखें इससे खुलनी चाहिए कि हम जिस सिक्योरिटी वेब में इस खुद को बड़ा प्रोटेक्टेड फील करते थे, वो कहीं का कहीं चला गया, और 10 हमारी हिफाजत करने के लिए मौजूद नहीं है। अब दूसरी चीज ये है कि आपको एक चीज और भी देखनी है, इंडिया का भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक रोल रहा है। मैं उसको थोड़ा इसमें इस तरह करूंगा, जो आईआर उनकी वो जो आईआर फ्लीट जा रहा था, वो 100 से ज्यादा उनके 180 क्रू मेंबर्स उसके अंदर मौजूद थे, और जैसे ही वो साहिल के करीब वहां से निकले तो डायरेक्शंस मिलते हैं यूएस को, और टॉर्पेडोस के थ्रू से उड़ा दिया जाता है। गद्दारी उन्होंने की है। और उसका मैं अब थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब आप इंटरनेशनल वाटर्स में होते हो, और इंडिया बारहा इसको ओन करता है कि जो इंडियन ओशन है उसका जो सिक्योरिटी नेट प्रोवाइडर है वो हम लोग हैं, हमारी नेवल स्टाफ है। और मोदी ने बार बार ये कहा है कि महासागर, जो इंडियन महासागर है, उसकी प्रोटेक्शन हमारे हाथ में, और दुनिया हमें इंडोर्स कर रही है एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी हेड के तौर पे इस जगह पे। तो आप वहां से आ रहे हैं, और अभी आप श्रीलंका के पास, अब इंटरनेशनल वाटर्स में बेसिकली उसी अभी महासागर जो इसको ये कहते हैं इंडियन ओशन की डोमेन में है, तो वहां आप इंटेलिजेंस उनको देते हैं। आए भी नहीं, प्रोटेक्शन करने के लिए ना प्रोटेक्शन दी ना मदद की उनकी। जब हमला हो गया उसके बाद अच्छा सिंपैथी के लिए बंदा चला जाता है। प्रॉब्लम क्या है, श्रीलंकन ने भी वहां पर गई, उनको रेस्क्यू किया। प्रॉब्लम ये था इंडिया के लिए, आई थिंक एज अ, वो खुद को सेकुलर डेमोक्रेसी कहते हैं वर्ल्ड की,
इससे बड़ी गवर्नमेंट इससे बड़ी शर्मिंदगी बीजेपी के लिए नहीं हो सकती कि उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो शैटर्ड है रीजन। Exactly. अब उन्होंने ये काम करवाया, उनकी कैजुअलिटीज हुई वहां अच्छी खासी 80+ जो है वो शहादतें हैं। अच्छा, तो उनकी इस सब के बाद क्या भारत के ऊपर या भारत के अगेंस्ट कोई स्टेप लिया जा सकता है? इनके अगेंस्ट फिलहाल तो मेरा ख्याल है ईरान इतने वॉर फ्रंट्स नहीं नहीं खोलना ओपन कर सकता। चाहेगा, अच्छा, स्पेशली इस रीजन में, लेकिन उसको पता चला कि पीठ पीछे जो इन्होंने किया एग्जैक्टली ये चाबहार खंडन पोर्ट पहुंचा। उन्होंने दी गवादर के Absolutely. डायरेक्टली उन्होंने ऑपोजिट, पाकिस्तान इतना से ज्यादा ट्रस्ट किया ट्रस्ट इनके किया ऊपर, इनके और ऊपर। इनको जैसे अडानी की इन्वेस्टमेंट्स थी वहां पर, वो एक अपने आप में चीजें। अब इंडिया ने ये क्यों किया, जो मुझे लग रहा है, जो मेरी असेसमेंट है, वो इसलिए है कि उनको उन्हें तेल चाहिए था, उन्होंने रशिया से 30 डेज की उनको इजाजत दी अमेरिका ने कल कि आप 30 डे के लिए आप परचेज कर सकते हैं उनसे ऑयल। और रही बात दूसरी, ये इंडियन गल्फ कंट्रीज की तरफ भी मैं आना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टैंड किसके साथ करेगा? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि हम न्यूट्रल ज्यादा तक नहीं रह सकते। a quite challenging thing, like the वैसे way अगर हम गल्फ कंट्रीज के साथ स्टैंड करते हैं ईरान के खिलाफ जाके, जिस तरीके से अभी हमने देखा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक विजिट भी आता है, फिर वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म साफडार की स्टेटमेंट भी सामने आती है कि हमारा उनके साथ, सऊदी अरब के साथ पैक्ट है। अब उसी के बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, सिफारतकारी की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि उसके बाद ईरान ने हमले कम कर दिए till now, लेकिन हाँ, लेकिन आपको भी पता है एट द एंड कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान को अपना स्टांस लेना पड़ेगा। तो इस वक्त व्हाट डू यू थिंक, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट? क्या स्टांस हमारा होना चाहिए? ये बात भी देखिए, आई थिंक इसमें बहुत ऑब्वियस चीजें हैं। अगर ये वॉर थोड़ी प्रोलॉन्ग और होती है तो हमें एक साइड क्लियर करनी True. होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक अलायंस में सऊदी अरेबिया के साथ है, ऐसे ही और हम चाहेंगे कि मुफाहमत से सारी चीजें निकल जाए, मैटर्स सॉर्ट हो जाए। अगर हमें, लेकिन हम चाहेंगे कि ईरान से भी चीजें हम, क्योंकि अभी जैसे हमारे आर्मी चीफ साहब गए हुए थे अभी, फील्ड मार्शल साहब अभी सऊदी अरब MBS जी से जी जब उनकी मुलाकात हुई तो उनकी ट्वीट के बाद उनके 5 मिनट और 41 सेकंड का ईरानी प्रेसिडेंट का एक वीडियो बयान आया जिसमें उन्होंने सॉरी भी किया। आई थिंक इट्स अ Exactly. साइन ऑफ It's a sign. ग्रेसफुल स्टेट। True. उन्होंने कहा कि जी जो भी एक सिविलियंस को फेस करना पड़ा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम सफारतकारी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी ये वॉर डिसाइडेड जोन में जा नहीं रही जिस तरह अमेरिका चाह रहा था, ईरान इसको प्रोलॉन्ग कर रहा है। पहले जो आई थिंक उसने जो अपने ड्रोन्स शहीद या दूसरे जो भी हाँ, शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अब मैं ईरान की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। ईरान ने सरप्राइज किया नो डाउट पूरी दुनिया को। आई वाज सरप्राइज्ड माई सेल्फ एज वेल। जिस तरीके से ईरान अपनी कैपेबिलिटी शो कर रहे हैं, जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं तल अवीव के ऊपर, और उनका हमें आयरन डोम सिस्टम, पेट्रियाट और वो जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे अभी तक ये लग रहा है कि ईरान ने अपनी फुल पावर से, कैपेबिलिटी से हमला नहीं किया तल अवीव के ऊपर। वो अभी तक क्लस्टर्स के अंदर, टुकड़ों टुकड़ों के अंदर हमला कर रहे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इजराइल के साथ कोई और फुल स्केल वॉर होगी, कोई एस्केलेशन इसकी मजीद होगी? जवाद भाई, फॉर श्योर इसमें 2-3 चीजें हमें असेस करने की जरूरत है कि हम एक कंक्लूसिव रिमार्क्स पे पहुंचे इस डिस्कशन के। अब उसमें यह है कि ईरान को अंदाजा था पिछले 12 दिन की वॉर के बाद, तो इन्होंने एक ट्रायल सा चला, जो ट्रेलर हुआ, उसमें इन्हें अपनी वीकनेसेस दिखती कि भाई हमें यहाँ काम करना है, इनकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक। अमेरिका बहुत एक विक्टोरियस माइंडसेट के साथ आया था और इन्हें अंडर एस्टिमेट करके आया था, लेकिन ईरान तैयार था। अब खamenei साहब की जहां शहादत हुई है वो कोई हिडन प्लेस नहीं है, उन्होंने तो एक उसी जगह दी है जहां वर्क प्लेस थी उनकी, कंपाउंड उनका जो था। इन्होंने क्या मार्का मारा इसमें, क्या वो हम कहेंगे कि जी एक फिक्शनल स्टोरी बिल्ड किया या इंटेलिजेंस मैजिक है, आप इसको अचीवमेंट कहें, ऐसा नहीं है। आप वो एक बंदा एक वर्किंग स्पेस पे बैठा है, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम जिस भी पर्पज के लिए बैठे हैं हर किसी को पता है दिस इज द पर्पज बिहाइंड इट। सो उन्होंने किया, ये कोई टेक्नोलॉजिकल विक्ट्री नहीं है। रही बात इसराइल की, ईरान इस वॉर को लंबा करेगा, ईरान चाहेगा ये, क्योंकि जो अच्छा, अब वैसे इजराइल और अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है, वो चाहते हैं कि निकल जाए वॉर से, लेकिन वो वॉर से निकल नहीं पा रहे। नहीं, क्योंकि अब बॉल अगर हम कहें ईरान के कोर्ट में, तो ये दुरुस्त होगा। एब्सोल्युटली, अब ईरान इस वॉर को लंबा करेगा ही करेगा, जो मुझे लगता है। रीजन इज दिस, उन्होंने जो खोना था वो खो दिया, उसकी रिपेयरिंग नहीं है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो होना था उनकी, अब 165 बच्चियां या 170 बच्चियां, आप स्कूल में आते हैं, आप बम्बार्डमेंट करते हैं और आप उसको ओन नहीं करते। आप वेस्टर्न न्यूज़पेपर उठा के देखिए, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, व्हाटसोएवर, जो भी उनका एलीट प्रिंट मीडिया, जो उनका कंट्रोल डिजिटल मीडिया, MSNBC, CNN, आप व्हाटसोएवर जहां भी देखिए, कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये एक
एक एक इंसेन चीज हुई ऑन है। दी अदर हैंड ईरान ने अपना सेकंड ऑप्शन भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसराइल के खिलाफ लबनानी मज़ाहिमती तंजीम भी वहां से एक्टिव हो देखिए चुकी अब है। हमें एक तो ये भी सोचना है, जो जिसको ये प्रॉक्सीज कहते हैं, ये एक्सिस ऑफ ईरान कहते हैं, जितनी भी हैं, हमास हैं, ये चीजें अब एक मोहब्बत काफी होती हद है तक लीडर वैसे से, आई काफी थिंक हद तक वैसे वीक उन्हें कर दिया गया था। आपने कर दिया, लेकिन लेबनान में जब इन्होंने रहना है तो उनका पर्पस क्या था? हाँ। आप उनके सबसे बड़े जो एक कॉन्ट्रैक्ट जो इसराइल ने उनके साथ किया था अभी जो पिछली वॉर में Recently लेबनान पिछली में, वो एक तो उन्होंने उसको ब्रेक किया है, दूसरा उन्होंने क्या किया, आयतुल्लाह खमीनी साहब की शहादत इज समथिंग एल्स। रेड लाइन थी ना, वो अबूर हो गई। एब्सोल्युटली। तो आपको क्या लगता है अब लेबनान में वो बैठे रहे ऐसे? ऐसा होगा नहीं, वो भी अपने ऐसे, इवन आप देखिए दूसरे हूदीज के थ्रू जो अब रेड सी में उन्होंने, अब तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉक किया है, अब रेड सी में जाएं, जब उन्होंने ब्लॉकेज कर देनी है, व्हाट यू गोना डू? यू हैव नथिंग। पूरी दुनिया की हम अगर ये कहें कि मईशत इस वक्त जो है वो ईरान ने दबोची हुई है, ईरान के पास है। कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया सलीम Thank भाई, you very much for having me, बात में। कॉन्वर्सेशन विद यू। Thank you very इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। For नाज़रीन, sure, इस for वक्त की sure। जो ताज़ा तरीन इतलात है वो हमने आपको बताई। जो नई लेयर है ईरानी हमलों की, वो इसराइल पर जारी और सारी है। ईरान इस वॉर को प्रोलॉन्ग करना चाहता है। इसराइल और अमेरिका के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा, वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। और मुश्तबा खामेनेई वो नई लीडरशिप आ चुकी है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। अब वो किस तरीके से ईरान की जो जितने भी मामलात हैं उनको आगे लेकर चलते हैं, अब इस मर्तबा सारी नजरें उनके ऊपर हैं, क्योंकि ना अमेरिका ये चाहता था, ना इसराइल ये चाहता था कि वो लीडर बने। फिलवक्त नाज़रीन इतना ही। कमेंट सेक्शन में हमारी ये जो डिस्कशन थी इस मुतालिक अगर आपने कोई राय देनी हो तो जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू फॉर हैविंग मी।